साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग जानेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो कोहलबर्ग जो कि मनोवैज्ञानिक थे, तो जो कि सीटेट के लिए और कोई भी स्टेट का जो टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो शिक्षा विभाग के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम जानेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के नियम के बारे में, इन्होंने क्या बताया, तो उसी सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं कोहलबर्ग का जो है नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो कोहलबर्ग साहब हैं ये बताते हैं कि जो नैतिकता होती है बच्चों में कैसे आती है, तो ये हमें देखना है बच्चों की दृष्टि से। तो इन्होंने बच्चों के ऊपर शोध किया था साथियों, कोहलबर्ग ने। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, नैतिकता जो होती है ना जन्मजात नहीं होती है। बच्चे जो होते हैं समाज के द्वारा सीखते हैं, जो परिवार होता है उसके द्वारा सीखते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चे, और अपनी यहाँ भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता है बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं ना। कहा जाता है ना कि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। वो तो जो सही गलत इधर उधर की सब चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं तो सब कुछ यहीं से क्या करते हैं, सीखते हैं ना, धीरे धीरे। तो कोहलबर्ग साहब जो हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन्होंने जो है बच्चों पर शोध किया। तो बच्चों पर शोध किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कहानी सुनाई बच्चों को। बच्चों को क्या किया, एक कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, हिंज जिसका नाम था, सॉरी, जिसका नाम क्या था, हिंज। हिंज नाम का एक कोई व्यक्ति था, जिसकी इन्होंने बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया कि हिंज नाम का कोई एक व्यक्ति था जो कि साथियों शादीशुदा था। इन्होंने बताया, बच्चों को कहानी सुनाया कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था जो कि शादीशुदा था और उसका जो जीवन था काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि उसकी जो पत्नी थी, शादी थी तो शादी थी, हुई थी तो मतलब पत्नी भी हो गई। तो उसकी जो पत्नी थी ना एक दिन बीमार पड़ गई और धीरे धीरे काफ़ी गंभीर हो गई, बीमार रहती थी। और उसको पता चला कि उसको कोई बहुत गंभीर बीमारी हुई है, जो हिंज था उसकी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हुई है। और ये कोहलबर्ग साहब जो हैं बच्चों को कहानी सुना रहे थे। तो उसी कहानी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल के जो अपने सिद्धांत दिए हैं वो उनके सिद्धांत हैं। तो पहले कहानी सुनते हैं हम लोग भी। तो कहानी थी हिंज की। हिंज एक व्यक्ति था जो कि शादीशुदा व्यक्ति था और एक दिन उसकी क्या होती है, उसकी पत्नी जो होती है बीमार पड़ जाती है और वह बीमार होते होते धीरे धीरे काफ़ी सीरियस हो जाती है और वह ठीक नहीं होती है। और उसने जो है हिंज काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ किया और कहीं पर भी क्या हुआ कि उसे डॉक्टरों ने बताया कि कहीं पर इलाज इसका नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसको ऐसी बीमारी लग गई है भाई और ये बचे उचेगी नहीं, इसको ले जाओ और जब तक जी रही है तब तक जिएगी, नहीं तो अब भाई मरना ही मरना है। तो क्या हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद जो है हिंद को कहीं पर पता लगता है कि कोई केमिस्ट है, यानी मतलब केमिस्ट की भाषा में हम लोग कह लेते हैं कि कोई दुकानदार है जिसके पास इस बीमारी की दवा है ना। तो जो उसकी पत्नी को बीमारी थी, एक दुकानदार था उसके पास उसकी दवा थी। लेकिन वह दवा, अगर हम लोग कहें तो दवा काफ़ी महंगी थी। मान लेते हैं दवा जो है वो जो दवा थी मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी। अगर ये दवा जो है ये हिंद जो पा जाता तो ये ला करके क्या करता, अपनी पत्नी को खिला देता तो इसकी पत्नी क्या हो जाती, ठीक हो जाती। लेकिन ये जो हिंद जो है ये दुकानदार के पास जाता है। तो दुकानदार के पास जाता है लेकिन दुकानदार जो है ये दवा इसे नहीं देता है, क्योंकि यह जो है हिंज उस पैसे को भुगतान नहीं कर पा रहा था, यानी 10 लाख देने में सक्षम नहीं था। तो वह कह रहा था कि ले लो भाई इसका 50% ले लो, हम इतना पैसा करके दे देंगे, फिर तुम्हारे यहाँ जो काम कहोगे वो करेंगे, तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, तुम्हारा झाड़ू पोछा करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई, दे दे इतनी दवा दे दे, मतलब हमारी पत्नी बच जाएगी। लेकिन वो क्या होता, जो दुकानदार था वह तैयार नहीं होता, दुकान वाला जो है तैयार नहीं होता देने के लिए। तो फिर ये निराश होकर चला आता है, हिंद जो है घर चला आता है। और लेकिन क्या करता है ना कि रात में जाता है दोबारा और उस दुकान से
वही वाली दवाई जो थी उसको क्या किया, चोरी कर लाया, चोरी करके लाया, अपनी पत्नी को खिलाया, उसकी पत्नी ठीक हो गई, वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो यही कहानी बच्चों को जो है कोहलबर्ग साहब ने सुनाया और बच्चों से पूछा क्या उसने चोरी जो की थी, चोरी उसकी सही थी या चोरी करना गलत है। तो इसी कहानी पर जो है पूरा इनका सिद्धांत जो है नैतिकता का इसी कहानी पर आधारित है। तो जो बच्चे हैं, बच्चे अलग अलग उम्र के हैं, तो उन बच्चों पर सिद्धांत ये मतलब परीक्षण किए, उनसे पूछे, वो लोग अपनी अपनी क्या भावनाएं क्या बातें बताएं, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। तो जो इन्होंने 3 लेवल बनाए, क्या बनाए, 3 लेवल बनाए थे साथियों, 3 लेवल बनाए थे। तो एक लेवल है फर्स्ट लेवल, तो यानी अगर फर्स्ट लेवल की बात करें, जो फर्स्ट लेवल है आपका, और एक है सेकेंड लेवल, और एक है थर्ड लेवल। तो ये 3 अवस्थाएं जो हैं बताते हैं, 3 लेवल जो हैं बताते हैं। तो इन लेवलों में जो 3 लेवल ये बताएं, इनमें जो है हर की 2-2 अवस्थाएं हैं, 2 स्टेज हैं, हर के 2-2 मतलब फर्स्ट के भी 2 स्टेज हैं, सेकंड के भी 2 स्टेज हैं, और थर्ड के भी 2 स्टेज हैं। ठीक, तो हमें कितना पढ़ना है, हमें 3 लेवल इनके पढ़ना है, और उसी लेवल में जो है जुड़े हुए हैं 2 अवस्थाएं, तो उन अवस्थाओं को भी हमें पढ़ना है। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये, इसे हम जान लेंगे तो अपनी परीक्षाओं में जो है 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है कोहलबर्ग से, तो ज़रूर हम लोग हल करने में सक्षम होंगे। और इसी के साथ हम फिर अगले एपिसोड में पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, यानी जितने लोग जो हैं मनोवैज्ञानिक जिनके सीटेट में पूछे जाते हैं, तो उन सभी के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम इनका जो 3 अवस्थाएं और 6 चरण में इन्होंने जो विभाजित करके बच्चों को चेक किया है, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट लेवल है उसके बारे में। तो पहला लेवल जो है उसको इन्होंने क्या कहा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी लेवल प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। हम जो प्राक को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्राक मतलब क्या होता है, पूर्व, एक तरह से पूर्व होता है ना। अरे जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, प्राक अद्य ऐतिहासिक काल, तो उसी प्रकार यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी लेवल प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। तो पहला इनका लेवल क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें इन्होंने क्या बताया है साथियों, ये जो पहला इनका लेवल है, इसमें क्या होता है, बच्चों जो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को सही सही कहें तो इस अवस्था में जो है बच्चों को क्या है, मतलब जो कोहलबर्ग साहब हैं, वो पहला जो स्टेज है बच्चों पर चेक किए, फिर अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उनका सेकेंड लेवल वाला जो है, फिर थर्ड लेवल वाला। तो इसमें जो है पहले लेवल में अगर हम लोग पूरी तरह से निष्कर्ष निकालें, तो बच्चे जो है, बच्चों को सही गलत का कोई आइडिया नहीं होता है ना। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों को सही गलत का कोई आइडिया नहीं होता है। तो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, एक तरह से कोरा कागज़ होते हैं, वो जो लोगों का देखते हैं, यानी जो वो लोग सबका देखते हैं उसी अनुसार वो भी करते हैं शुरुआती अवस्था में, पहले स्टेज में। तो जैसे क्या होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, पहला वाला आज्ञा एवं दंड की अवस्था इन्होंने बताया है, स्टेज ऑफ आर्डर एंड पनिशमेंट, इधर मेंट नहीं दिख रहा है, तो पनिशमेंट आज्ञा एवं दंड की अवस्था है। तो जैसे इससे हम लोग जान सकते हैं इस तरह से कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो बदमाशी कर रहा है, भाई बाबू ये चीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मतलब तुम्हें चोट लग सकती है या कुछ हो सकता है, तो वो मान जाता है, क्योंकि अगर नहीं मानेगा ना तो उसकी क्या हो जाती है, पिटाई हो जाती है। या बच्चा रोज़ विद्यालय जा रहा है, टिफ़िन लेकर के जा रहा है, खाना कभी ख़त्म करके नहीं आ रहा है, 2 पराठे या 2 रोटी लेकर के जा रहा है, 3 रोटियां लेके वापस आ रहा है, तो क्या होगा, उसको दंड, जब 1-2 दिन उसकी कुटाई हो गई मम्मी के द्वारा घर आने पे, तो क्या हुआ, वह फिर अपने साथियों से क्या कहेगा, आज भाई तू मेरा वाला ख़त्म करवा ले, कल मैं तेरा वाला ख़त्म, सब लोग मिल बांट के इधर उधर, या उसका कहीं पर मतलब कुत्ते उत्ते को दे करके किसी तरह मतलब घर पे जो टिफ़िन आएगी ना साफ सुथरी आएगी। तो ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, एक तो आज्ञा है ना,
माता पिता की आज्ञा, घर वालों की आज्ञा है, और अगर आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उससे क्या होगा, दंड। तो इस कारण से बच्चा जो है नैतिकता दिखाता है ना। मोरलिटी जो है उसमें किस कारण पाई जा रही है कि आज्ञा का पालन जो कर रहा है, वह जो नैतिकता दिखा रहा है, वह किस कारण दिखा रहा है, दंड के कारण। कि अगर हम भाई ये काम नहीं करेंगे, अगर हमको होमवर्क मिला है, अगर घर से पूरा पूरा करके नहीं लाएंगे तो स्कूल में होगी कुटाई। तो वो कैसे भी किसी भी हालत में खुद नहीं लिखेगा तो उससे जो थोड़ी उच्च लेवल के उसके घर में भाई बहन होंगे उनसे पूरा करवाएगा, दबाव बनवाएगा इधर उधर से, या अपनी मम्मी को ही बहका करके लिखवाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, जो नैतिकता दिखाता है। तो ये जो बच्चा क्या बोलेगा, जो वो हिंज की कहानी थी, तो इसमें बोलेगा कि क्या हुआ, मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी किया था तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, उसको पुलिस को पकड़ कर ले जाना चाहिए, यही बच्चा जवाब दिया, है ना। और यह एक दूसरा स्टेज के बारे में अगर बात करें तो यह क्या होती है, यह जो होती है अहंकार की अवस्था होती है। यानी अहंकार यानी एक तरह से कहें अदला बदली की भावना होती है इसमें, अदला बदली, अदला बदली की भावना जो सेकेंड स्टेज है। इसको एक तरह से हम लोग सरल भाषा में कहें तो अदला बदली की भावना होती है कि भाई तू मेरी पीठ खुजला दे, मैं तेरी खुजला देता हूँ। है ना। कि अगर जैसे दो दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चों में अगर दो दोस्त हैं तो एक कहता यार मेरी पीठ खुजला दे, हैं, खुजला दे मेरी पीठ। दूसरा कहता है कि हम तुम्हारी खुजला रहे हैं तो हमारी भी करना होगा, चलो एक बार हम तुम्हारा खुजला देते हैं, एक बार तुम मेरा खुजला देना, है ना। तो क्या हुआ, अदला बदली की भावना। तो हम इस प्रकार से जो आप लोगों को उदाहरण दे रहे हैं ना, इससे आपको प्रश्नों को, जो प्रश्न आएंगे उनको पकड़ने में आसानी होगी। प्रश्न में ऐसे बनेगा कि मतलब जो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है अहंकार की अवस्था किस स्टेज में पाई जाती है या किस लेवल में पाई जाती है, तो आपको बताना हो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में पाई जाती है। तो इन्हीं में से अभी हम आगे चल के प्रश्न को भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें हमने आपको बताया आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यानी बच्चा जो है कोई भी नैतिकता का कार्य करेगा, जैसे हिंज जो था उसके द्वारा जो चोरी की गई दवा की, उसमें क्या था, दवा की चोरी की गई, तो ये बच्चा बताएगा कि भाई उसको पुलिस को पकड़ के ले जाना चाहिए, चोरी किया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। या ये जो दूसरी अवस्था में बच्चा क्या बताएगा, ये सब तो हमने अदला बदली, ये तू मेरा खुजला तो मैं तेरा, मैं अपने आप से बताया। लेकिन इसमें जो है सेकेंड स्टेज में अगर बच्चा उस कहानी के आधार पर जब कोहलबर्ग साहब पूछे होंगे तो बताया होगा कि भाई जब वो उसके यहाँ से चोरी करके ले गया दुकान का ताला तोड़ करके, तो इसे भी जाना चाहिए, दुकानदार को भी जाना चाहिए, उसके यहाँ भी तोड़ फोड़ करना चाहिए, कुछ चोरी कर ले जाए। यही जवाब आया बच्चे का। फिर अब हम बढ़ते हैं अगले वाले जो सेकेंड लेवल है उस पर। तो सेकेंड लेवल है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, वह था पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और दूसरा सेकंड लेवल जो है आपका, यह है आपका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी लेवल कन्वेंशनल मोरलिटी। तो इसमें जो है रूढ़िगत वाले में हम लोग देखते हैं इसके जो दो स्टेज हैं उसके बारे में। तो जो पहला स्टेज है पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो पहला स्टेज क्या कहता है कि पहला स्टेज में है प्रशंसा की अवस्था, और दूसरा कहता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है ना, जो पहला वाला स्टेज है प्रशंसा की अवस्था, इसमें क्या होता है, चाहे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, अपने आप को क्या नैतिकता के रूप में क्या दिखाना चाहते हैं, ये लोग अच्छा दिखाना चाहते हैं। लड़का या लड़की अच्छा अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम अच्छे हैं। तो अगर इनसे कोहलबर्ग साहब ने पूछा, जो ये पहली अवस्था में जो सेकेंड लेवल में कुछ बच्चों से उन्होंने पूछा कि मतलब बताओ इसने जो चोरी किया, हिंज ना जो हिंज था वह दवा को चोरी करके ले आया, बताओ बच्चों ये कैसा काम किया। तो जो सेकेंड लेवल, इनमें सेकेंड लेवल वाले में कुछ बड़े बच्चे रहे होंगे, तो इनके बारे में जब ये लोग अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं ना। तो जैसे ये लोग बोले होंगे कि गंदे लोग चोरी करते हैं, है ना, गंदे लोग चोरी करते हैं। और क्या जवाब दिए होंगे
दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे। यानी क्या होता है, दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे, है ना। ये सरल भाषा में समझने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे क्या सेकंड लेवल में जो है उन्होंने पूछा, तो बच्चे क्या बताएं कि मतलब पहली अवस्था की बात कर रहा हूँ, प्रशंसा की अवस्था। इसमें क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर सीधी बात कहें, इसमें जो बच्चों की नैतिकता होती है ना, वह समाज पर डिपेंड होती है। सेकंड लेवल में बच्चों की जो नैतिकता है, बच्चों की नैतिकता जो है वह किस पे डिपेंड होती है, नैतिकता जो है समाज पर डिपेंड करती है, समाज पर डिपेंड होती है। यानी समाज में जैसा वो देखेंगे तो वो क्या देखते हैं कि मतलब हमेशा कोई बच्चा होता है देखता है कि अगर तुम चोरी करोगे तुम्हारे कान पक जाएंगे, तुम्हारे कान कट के गिर जाएंगे, ऐसा गलत काम करोगे। तो यही सब बताया जाता है ना। तो ये सब कहाँ से सीखते हैं बच्चे, तो समाज के द्वारा सीखते हैं ना। बच्चे नैतिकता जो है सेकंड लेवल में कोहलबर्ग साहब ने बताया कि जो बच्चे की नैतिकता होती है वो समाज पर डिपेंड होती है। क्योंकि अगर बच्चा जो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदारी उसके अंदर आ जाती है, तो वो क्या बताता है, जो समाज में बड़े लोगों को देखता है उसी का अनुसरण करता है। तो जैसे पूछा कि उसने चोरी किया, तो इन लोगों ने जवाब दिया गंदे लोग चोरी करते हैं। दूसरे लोग मतलब क्या होता है कि मतलब दूसरे लोग, आप अगर जैसे होता नहीं कि गांव में कोई गलत काम कर दिया या समाज में कोई गलत काम कर दिया, तो समाज से क्या किया जाता है, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ने जवाब दिया कि आपको लोग जो है निष्कासित कर देंगे समाज से। या जैसे अगर कोई बच्चा होता है छोटा सा, अगर कोई बहुत बड़ी गलती या कुछ कर देता है, या विद्यालय नहीं जाता है, तो या विद्यालय में जाता है फिर भाग आता है, घर पे आके बताता है छुट्टी हो गई, ऐसा वैसा तमाम प्रकार के बहाने बताते हैं, आप लोग अपनी अवस्था में खुद किए होंगे। तो जैसे घर वाले क्या किए, चल आज तुझको घर में नहीं घुसना भाई, आज तू बाहर रहेगा, दरवाज़ा बंद कर देते हैं गेट, और वो बेचारा बाहर कुछ देर पड़ा रहता है। तो क्या उसको डर हुआ ना कि मतलब समाज से निष्कासित हो जाएंगे, और चोरी नहीं करना चाहिए, यही सब बताया जाता है। तो इसमें जो लड़का या लड़की होता है, यानी प्रशंसा की अवस्था होती है, इसमें वो अपने आप को प्रशंसा के स्तर पर दिखाते हैं। और तीसरा जो स्टेज है इसकी बात करें, मतलब ये जो दूसरा है इसका रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था दिखाते हैं। ये मतलब क्या होता है, अगर इसे हम कहें जो सेकंड वाला है, इसको अगर हम कहें, कलर बदल लेते हैं, तो ये जो सेकंड वाला इसके बारे में रेड वाले से लिख देते हैं, तो ये अपने आप को स्वयं नियम बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं। मैं भूखा, अरे सॉरी, ये दूसरा हम बोलने लगे। ये जो होते हैं कानून का पालन करने के लिए बताते हैं साथियों, सॉरी ये गलती हो गया। ये लोग क्या होते हैं, जो दूसरे स्टेज के हैं, जो दूसरे स्टेज वाले हैं, ये लोग, इसमें बच्चा क्या कहेगा, कानून का पालन करना चाहिए, कर्तव्य पूरा करना चाहिए, यानी जो कानून है उसका पालन करना चाहिए, कि यानी चोरी नहीं करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो यही सब सुनता है ना बच्चा कि घर में कि चोरी नहीं करना चाहिए। बच्चा गया किसी की बॉल चोरी करके लेके आया, स्कूल से चाक चोरी करके रोज ले आ रहा है, या मार्कर जो डस्टर ये सब चोरी करके ला रहा है, तो घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा ये सब गलत है, ये सब चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यही सब धीरे धीरे सीखता है ना बच्चा। तो जो है चोरी करना गलत है, अगर वो दवाइयों के बारे में, मतलब वो जो दवा चोरी करके लाया, तो उसके बारे में क्या बोलेगा बच्चा कि चोरी करना गलत है, दवाई की चोरी उसको, हिंज को नहीं करनी चाहिए। तो इस अवस्था के सेकंड लेवल के बच्चों ने यही कहा, वे अपने आप को अच्छा बनना चाहते हैं, गंदे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोगों जो है आपको समाज से निकाल देंगे, कानून का पालन करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है, वह जो चोरी करके लाया उस, ये तो हुई आपकी सेकंड लेवल। और इसकी जो है दो चरण जो थे, यानी दो स्टेज थे, उसके बारे में हमने देखा। और बढ़ते हैं अगले तरफ, तीसरा लेवल जो है उसके बारे में देखते हैं। तो तीसरा लेवल क्या कहता है,
उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ द कन्वेंशनल मोरलिटी, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें जो होता है नैतिकता जो है बच्चा खुद से डिसाइड करता है। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है, वो जो इसमें बच्चे की उम्र लगभग कितनी हो जाती होगी, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये 12 से लेकर लगभग कितना होता होगा, मतलब एडल्ट हो चुका होता है, वयस्क होता है। तो इसमें 12 से लेकर 16-17 साल तक मान लेते हैं, तो इतनी उम्र के बच्चे होंगे लगभग। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वह खुद डिसाइड करने के लिए हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसकी अपनी कुछ समझ बन जाती है अपने आप से समाज के प्रति। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है नैतिकता जो है खुद डिसाइड करता है, नैतिकता के बारे में खुद वो डिसाइड करेगा कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है। तो जैसे इसमें पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता भी हम कह सकते हैं कठिन हिंदी की भाषा के रूप में। तो स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा है आपका इसका जो स्टेज है विवेक की अवस्था, या हम जिसे कहते हैं सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता के नाम से भी जान सकते हैं। यानी सार्वभौमिकता कई नामों से जान सकते हैं, जैसे हिंदी में कई नाम उसके बदल के रखे जा सकते हैं। तो सार्वभौमिकता यानी वह अपने आप से पूरी ब्रह्मांड को सार्वभौमिक वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना उसके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था यानी वह अपना विवेक, उसका जो खुद का दिमाग है, कॉन्शियस माइंड उसका जो है, वह खुद अपने आप से निर्णय ले सकता है। तो इसकी जो पहली अवस्था उसमें कहा क्या जाता है सामाजिक समझौते की अवस्था जो है साथियों, इसमें वह स्वयं अधिकारों में अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो इस अवस्था में जो है अगर इनसे जो पूछा गया कि मतलब वह जो हिंद चोरी किया वह कैसा किया, तो इन्होंने क्या किया, कहा कि कानून व नियम लचीलापन होना चाहिए। कि यानी उसकी पत्नी बीमार थी, तो मतलब कानून या नियम कुछ ऐसा, कुछ सरल होना चाहिए ना, कि मतलब ये ऐसा बना दिया तो ऐसा बना दिया, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। और ये बच्चे क्या कहते हैं, अगर नियम से नुकसान है, अगर नियम से जो कोई भी नियम है अगर उसमें नुकसान है तो उसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो इन बच्चों का अगर कहें नियम में अगर कोई जैसे कमी है, नियम में अगर नियम या कानून में कोई कमी है तो क्या किया जाए, उसमें जो है सुधार किया जाए, सुधार किया जाए या तोड़ देना चाहिए। तो यानी क्या बच्चा बताया कि जो ये चोरी करके लाया, दवा को चोरी करके लाया, सही किया। काहे से कि उसकी पत्नी बीमार थी, अगर वो दवा उसके लिए जीवन वरदान के रूप में थी, उसको जीवन देने के लिए थी, अब आप दवा का दाम कम नहीं कर दे नहीं रहे हो, तो चोरी किया, सही किया। इसने इस अवस्था में बच्चे जो है क्या अपने आप से अपने दिमाग का उपयोग करके बताने लगे। और जो है आपका विवेक की अवस्था है, इसमें इसमें क्या कहता है, जो ये वाला स्टेज है सेकेंड वाला, इसके बारे में कहें तो ये स्वयं नियम बनाता है, स्वयं नियम बनाता है। ये बच्चे बनाने लगे, मैं भूखा रहूं, इनके अंदर ये भावना आने लगती है, मैं भूखा रहूं, मैं भूखा रहूं, लेकिन क्या है, दूसरा भूखा ना रहे हमारे कारण से, यानी दूसरा भूखा ना रहे, यानी वसुधैव कुटुंबकम की इनके अंदर जो है अवस्था आ जाती है, क्योंकि ये अपने विवेक से हर कार्य को करने लगते हैं। और कुछ कहते हैं जैसे हिंज अगर जो चोरी किया है, जो हिंज था, जो दवा चोरी करके ले आया, उसकी पत्नी बीमार थी, अगर चोरी नहीं करता तो क्या जो हिंज चोरी करके ले आया, अगर चोरी नहीं करता साथियों, अगर चोरी नहीं करता मान लीजिए, तो क्या होता, उसको इस चोरी से जो है, चोरी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती ना, चोरी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है ना, कि मतलब उसकी पत्नी मर जाती बेचारे की, अगर वो दवा नहीं, मान लीजिए उसको पुलिस पकड़ के ले गई, कितने दिन बंद करी, 2-4 महीने, कुछ दिन बंद करी, कुछ हल्का फुल्का जुर्माना लगेगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बच गई ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसकी पत्नी बच गई। तो इसमें हम लोगों ने यही देखा, इनके जो 3 स्टेज थे और 3 लेवल,
यानी जो 3 लेवल थे उनके बारे में और उनके जो 2-2 स्टेज थे उन सभी के बारे में हमने बात किया। तो पहला लेवल क्या था, यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और तीसरा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो हमने तीनों स्तर के बारे में इनके पढ़ लिया है और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ आगे देखते हैं इनसे जो जुड़े प्रश्न हैं उनके बारे में। लेकिन प्रश्नों को देखने से पहले एक थोड़ा बहुत कुछ इसी में और बच जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें मोरल रीजनिंग की, कोहलबर्ग ने इसके बारे में भी कुछ जानकारी दी थी। तो जो मोरल रीजनिंग के बारे में कुछ इन्होंने बताया था, तो मोरल रीजनिंग जो है हम लिख देते हैं मोरल। हिंदी में अगर इसको कहें तो साथियों क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कण, नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्कण। तो इसमें क्या होता है, जैसे मोरल यानी नैतिक तर्कणा यानी इसमें जो है डिसीजन लें, तो मतलब डिसीजन जो लिया जाता है यानी जो कि निर्णय जो होता है, निर्णय यानी जो है जो डिसीजन होते हैं तो उसमें तर्क का उपयोग होना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो वह तर्कपूर्ण होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। डिसीजन लेने में शामिल जो तर्क प्रक्रिया होती है, जो डिसीजन लेने में शामिल जो तर्क प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको कहा जाता है मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा। और एक है मोरल डायलेमा, मोरल डिलेमा। तो जो मोरल डिलेमा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी डिलेमा माने होता है साथियों दुविधा, यानी नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा। तो ये क्या होती है नैतिक दुविधा, तो इसमें मतलब अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं, जैसे हमें कहीं जाना है, कोई निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो लें या ना लें, सही है कि गलत है, हमें कहीं जाना है, आज जाएं कि रहने दें, कल चले जाते हैं। मतलब कोई भी इंसान जब दुविधा में पड़ता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, नैतिक दुविधा। या यानी कोई कार्य करें, कोई कार्य करें या ना करें, इस प्रकार की जब भावना आए तो उसे क्या कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है कोलबर्ग साहब ने बताया था। तो इसकी जो ये मोरल डिलेमा है, जो इसकी नैतिक दुविधा है जो उन्होंने बताया, तो एक लोग थे, एक विद्वान थे जिनका नाम था, यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है तो हम इसी वक्त बता देते हैं। तो एक विद्वान थे, ये जो मोरल डिलेमा वाला है, नैतिक दुविधा वाला, उनका नाम है कैरोल गिलिगन, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने जो बताया था कि इन्होंने जो ये इनकी नैतिक दुविधा का सिद्धांत था उस पर इन्होंने क्या कहा था, कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना की थी। आलोचना किस लिए की थी कि ये जो है कोहलबर्ग साहब जो हैं, कोहलबर्ग जो हैं, यह जो है पुरुषों को बढ़ावा देते हैं, यानी जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जो फीमेल होती हैं यानी जो महिलाएं हैं उनको कम बढ़ावा देते हैं। यानी जैसे इस कहानी में किसको हीरो बना दिए, पुरुष को हीरो बना दिए और महिलाओं को क्या, महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं दिए। तो इस प्रकार की दुविधा वाले पे ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कोहलबर्ग के सिद्धांत में किसने जो है आलोचना की है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो नैतिक दुविधा का सिद्धांत हो उसकी आलोचना किसने की है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है कैरोल गिलिगन, इनका नाम है कैरोल गिलिगन। तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था, है ना। यह कोहलबर्ग के किस स्तर का बताता है। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसे थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं। अभी छोटा कर देते हैं फिर।
यहाँ पर देखिए, जैसे रोहित एक कोई छोटा बच्चा है, वह अजय नाम का कोई छोटा बच्चा होगा, उसकी जो है पेन चोरी कर लेता है। तो पेंसिल चोरी कर लेता है, लेकिन फिर क्या करता है, वहीं पर रख देता है। ये वाला कहाँ से आ गया, थोड़ा थोड़ा इसमें, है ना। तो जो वो बच्चा पेंसिल की चोरी करता है, रख देता है। क्यों रख देता है, कि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है, यानी कौन से लेवल को बताता है। अभी हमने यही सब तो पढ़ा था कि मतलब डर की भावना होती है, किस में होती है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यही बताया था ना कि मतलब क्या होता है, बच्चों में जो होता है दंड मिलने की जो भावना होती है, किस में होता है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है उन्हें पकड़ना है, यही सब देखना होगा कि जैसे मतलब दंड की बात अगर आए या ईगो की बात आ रही है, तो वह किस स्तर से है। तो जो इनका क्या था, पूर्व परंपरागत यानी आद्य यानी प्री जो मोरलिटी थी उसके अंतर्गत। तो इसके अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये सब ये तीनों नहीं होंगे। तो आपका जो पूर्व परंपरागत, इसी प्रकार से सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं। और इसको हटाते हैं हम अलग, इस सवाल को थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये नहीं रहा। हाँ, ये लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो अपना सिद्धांत दिए हैं, किस चीज़ के बारे में सिद्धांत दिए हैं, क्या संज्ञानात्मक विकास के बारे में दिया है, नैतिकता के बारे में, या शरीर के विकास के बारे में, या गामक यानी ज्ञानेंद्रियों के बारे में। तो किसके बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो हमने अभी पढ़ा नैतिकता यानी मोरलिटी के सिद्धांत के बारे में कोलबर्ग साहब ने अपना सिद्धांत जो है दिया था। और इसी प्रकार से हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर देखिए मिल जाते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। यानी जो कोहलबर्ग का नैतिकता विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत कौन सा जो अवस्था है, कौन सा लेवल है जो सही और गलत का निर्णय लेने में करता है, मदद करता है। तो वह कौन सा लेवल था साथियों, वह आपका जो है स्वयं जो बच्चे अपना निर्णय ले सकते हैं, यानी जिसमें विवेकशील हो जाते हैं, कौन सा था, विवेकशीलता यानी जो बताता है कि उसने चोरी किया तो चोरी किया, क्योंकि अगर चोरी ना करता अगर, तो क्या था, उसको उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती। तो ऐसी जो क्षमता आ गई, किन अवस्था में आई थी बच्चों में, तो जो आपकी तीसरी अवस्था थी उसमें, है ना। तो इसी प्रकार से सवाल पूछेगा सीटेट में। तो तीसरी अवस्था जो थी उसमें कहा गया था। और जो आगे वाला है सवाल, इसमें दिया है, कहीं कहीं लिखा रहता है कोलबर्ग, इनका नाम पहले कोलबर्ग कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं कोहलबर्ग, तो सब एक ही है, इसमें सोच के घबराना मत। ये दोनों नाम लिखने में ऐसे ऐसे तो जो भी पढ़ लो समझ लो, बस केवल जानते रहो कि कोलबर्ग हैं, हाँ भाई कोई हैं, तो इसी आधार पर जानते रहना। तो जो कोहलबर्ग है इनके बारे में, ये क्या होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या। तो जो इसमें है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के कौन से चरण में यह दर्शाता है। तो ये कौन सी अवस्था में आएगा कि भाई ये काम जो है अच्छे से करो, किसी कार्य को इसलिए करो कि मतलब दूसरे इसे देखते हैं, है ना, मतलब इसे देखेंगे तो मतलब
किस अवस्था में आएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है इस अनुसार है। उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, ये सब अमूर्त संक्रियात्मक के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं। ये जो है पूर्व प्रथा, तो ये पहली स्टेज जो थी वो तो नहीं है। ये जो आपका चौथा दिखाई दे रहा है प्रथागत, और इसके अनुसार जो है हमें मतलब अच्छा बनना होता है समाज के लिए। तो ये कौन सी अवस्था थी, हमने अवस्था के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि लड़का या लड़की अपने आप को क्या होता है कि अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो उसके अनुसार यानी जो समाज में प्रथाएं चलती हैं, जो परंपराएं चल रही, कुछ लोग रूढ़िगत माने नहीं जानते होंगे। तो जो रूढ़िगत होता है, रूढ़िगत हमने बताया नहीं, जो लोग नहीं जानते होंगे रूढ़िगत मीन्स क्या होता है, यानी परंपरावादी, परंपरागत। अब परंपरागत नहीं जानते हो, परंपरा में होता है साथियों कि यानी जैसे आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के घर में जो दादा बाबा के ज़माने से चली आ रही है चीज़ें होती हैं, यानी जैसे कहा नहीं जाता है कि हमारे यहाँ इस दिन को यहाँ नहीं जाया जाता, या इस दिन को इधर दिशा में नहीं जाया जाता, या इधर सर करके नहीं सोना चाहिए, या औरतों को बाज़ार नहीं जाना चाहिए, या पुरुषों को खाना नहीं बनाना चाहिए घर पे, या पुरुषों को बच्चे नहीं पालना चाहिए, महिलाएं बच्चों को पालेंगी, ऐसा वैसा, मतलब जो फलाना ढिमकाना जो आजकल चल रहा है ना। तो ये सब क्या है, परंपराएं, मतलब हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी, तो ये सब क्या चल रहा था, जो उन ज़मानों से चली हुई चीज़ें चली आ रही थी। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है कहा जाता है कि परंपरा से यानी पीढ़ीगत से चली आ रही है। उसी को एक कठिन हिंदी के रूप में अगर कहा जाता है तो रूढ़िगत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सवालों को देखा, आप भी सवालों को हल कर सकते हैं, कि उठा के देख सकते हैं पिछले साल का पेपर। और आज बस यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में।